भारत रूस से प्रतिबंधों के बावजूद तेल खरीद रहा है। ये बात ट्रंप को रास नहीं आ रही है, इसलिए ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए हुए हैं। पर प्रतिबंधों के डर से अब भारत ने तेल खरीदना रूस से कुछ कम किया है। पूरी तरह ये बंद हुआ है ये या नहीं, ये अभी बात पता नहीं चली है। लेकिन पिछले एक हफ्ते में ट्रंप के जिस तरह के बयान आए हैं, उससे तो लगता है कि पूरी तरह हमने तेल खरीदना बंद नहीं किया है। ट्रंप के दो बयान आपको बताते हैं जो भारत के लिए बहुत असहज करने वाले हैं। ट्रंप कहते हैं कि पीएम मोदी जानते थे कि मैं खुश नहीं था, वो मुझे खुश करना चाहते थे। दूसरे बयान में ट्रंप कहते हैं कि पीएम मोदी मुझसे मिलना चाहते थे। उन्होंने अंग्रेजी में कहा ये बात कि सर मे आई सी यू प्लीज़। ये दोनों ही बयान असहज करने वाले हैं। भारत ने अब तक इस तरह के बयानों का जवाब नहीं दिया है। हो सकता है कि आपने ये दोनों बयान अब तक सुन लिए हो, इंटरनेट पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। इसलिए आज हम इन बयानों पर तो बात नहीं करने वाले, बल्कि एक बड़ी तस्वीर पर हम आज नज़र डालेंगे। तस्वीर कुछ यूँ बन रही है कि जब से अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते ख़राब हुए ट्रंप के आने के बाद से, तो हमने एक समय के लिए चीन का भी रुख किया। पीएम मोदी शी जिनपिंग से मिलने चीन भी पहुंचे, लेकिन उसका ज़ाहरी तौर पर क्या फ़ायदा हुआ है अब तक ये बात पता नहीं चली है। सीमा विवाद की हम बात भी नहीं कर रहे हैं, वो तो एक लॉन्ग टर्म का मसला है, आराम से बैठकर सुलझाया जाएगा। लेकिन चीन के साथ ट्रेड पर कोई फ्रेमवर्क भी तैयार नहीं हुआ है। हम कैसे उनसे ट्रेड डेफिसिट कम करेंगे, इन सब बातों के बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। बाय द वे, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है चीन के साथ वो लगभग $100 बिलियन है, मतलब हमारा व्यापारिक घाटा चाइना के साथ। और इस बरस ये $100 बिलियन क्रॉस होने की भी पूरी आशंका बताई जा रही है। खैर, तो हमने अमेरिका से धक्का खाया, लेकिन कोई दूसरा रास्ता अब भी हम खोज नहीं पाए हैं। चीन से धंधा में हमारा फ़ायदा हो, ये कामना तो है ही, लेकिन अमेरिका से धंधा में जो फ़ायदा होता रहा है उसे हम कहीं खो ना दें, ये भी एक बड़ी चिंता है। $40 बिलियन करीब का हमारा फ़ायदा होता है अमेरिका के साथ धंधे में। ये छोटा मोटा नंबर नहीं है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें अमेरिका से ही होता है, यहीं से होता है। और इसी पर बट्टा लगने की अब पूरी आशंका है जब से ट्रंप ने ट्रेड वॉर शुरू की है। ये भारत के चीन और अमेरिका के साथ रिश्तों की बात हो गई। अब आ जाइए चीन और अमेरिका पर। ट्रंप ने चीन को लाल आंखें दिखाई, वो दिखा देते हैं। उन्हें टैरिफ की धमकी दी तो चीन ने भी अमेरिका को धमकी दे दी। क्यों? क्योंकि वो धमकी देने के काबिल थे, उनके पास वो सब चीज़ें हैं जिनसे वो सौदेबाजी कर सकते हैं। आपको याद होगा कि चीन ने कुछ दिन के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रोक दी थी, तो अमेरिका की क्या हालत हो गई थी। उनसे बातचीत करने के लिए आना पड़ा था अमेरिका को। लेकिन भारत के पास ऐसा क्या है जो हम अमेरिका को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रंप के आने के बाद भारत बैकफुट पर गया है, ये बात सब जानते हैं। लेकिन हमारी प्लानिंग क्या है या क्या हो सकती है कि हम फिर मैदान में वापस आएँ। इसलिए आज की वीडियो में इसी सब बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम साजिद है और आप खबर गांव देख रहे हैं। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। उस समय डेमोक्रेटिक पार्टी की सत्ता थी अमेरिका में। राष्ट्रपति थे हैरी ट्रूमन। उन्होंने भारत को मान्यता दी और 1949 में प्रधानमंत्री नेहरू को अमेरिका में होस्ट किया। मगर दोनों देश की जो रिश्तों की जो शुरुआत थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत गर्मजोशी के साथ ये शुरुआत नहीं हुई थी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइंड मूवमेंट चुना था और अमेरिका 1950 के दशक में पाकिस्तान के साथ जाके खड़ा हो गया। फिर 1954 में हुआ था यूएस पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट, है ना। ये एग्रीमेंट हुआ और फिर पाकिस्तान को अमेरिकी सैन्य मदद मिलने लगी। 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया तो इस रिश्ते में एक नया मोड़ आया। जॉन एफ कैनेडी ने भारत को हेलीकॉप्टर, हथियार और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। मगर युद्ध के बाद फिर दूरी आ गई। फिर आया 1971, इसमें अमेरिका ने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान पाकिस्तान को समर्थन दे दिया। रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर जो विदेश मंत्री हुआ करते थे उस समय, उन्होंने पाकिस्तान को बहुत हथियार दिए थे और ये एक बहुत बड़ी घटना थी जिसकी वजह से भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक बड़ी दरार आई थी। फिर आया साल 1974, परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने टेक्नोलॉजी के सैंक्शंस लगा दिए इंडिया पर, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स बढ़े और भारत को अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी सिस्टम से एकदम बाहर ही कर दिया गया। नई टेक्नोलॉजी हमारे पास आ नहीं रही थी। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के फॉल से ही कहानी धीरे धीरे पलटने लगी। भारत ने अब अमेरिका पर भरोसा करना शुरू कर दिया, अमेरिका ने भी भारत पर भरोसा जताया। फिर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की सरकार के ज़माने में ये रिश्ते और फले फूले। इसलिए कहा जाता है कि 21वीं सदी में भारत के सबसे अच्छे सहयोगियों में से एक बना अमेरिका।
जॉर्ज बुश ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। सिविलियन न्यूक्लियर डील हुई भारत और अमेरिका के बीच, दोनों देशों के बीच भरोसे की नींव यहीं पड़ी। फिर बराक ओबामा आया और पहली बार खुले मंच पर उन्होंने बोला कि भारत की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सीट होनी चाहिए, परमानेंट सीट होनी चाहिए, उसका समर्थन किया उन्होंने। फिर ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी गुडी गुडी माहौल ही था, सुरक्षा सहयोग मिला, खुफिया साझेदारी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सब तेज़ी से बढ़ा। और फिर जब जो बाइडन की सरकार आई तो उस दौरान F-414 इंजन से लेकर सैन्य तकनीक तक ये सब वादा हमें मिला अमेरिका से। ये पूरा प्रवास साफ कह रहा था कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली की जो दूरी है वो अब घट रही है। लेकिन आज 2026 में बहुत कुछ बदल गया है। इतिहास का पहिया फिर घूम चुका है। ट्रंप दूसरी बार आए हैं और भारत के लिए हवा का रुख सिर्फ ठंडा नहीं हुआ है बल्कि तेज़ तूफान में बदल गया है। पिछले कुछ महीनों का घटनाक्रम आप उठाकर देखेंगे तो लगता है कि ट्रंप अब भारत को अपना दोस्त नहीं समझते हैं। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकॉनमी कहा, भारत पर 50% टैरिफ लगाए और अब तो कह रहे हैं कि रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो 500% टैरिफ लगा देंगे। यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील सिर्फ इसलिए नहीं हुई क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप को कॉल नहीं किया था और ट्रंप इस बात से खफा थे। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। ट्रंप की पॉलिसी भारत पर अकेले नहीं बनी है। उनके ख्याल में अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते, दोस्ती, दुश्मनी ये सब ट्रांजैक्शनल डील हैं। अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो मैं तुम्हारा हूँ, वरना तुम मेरे रास्ते में हो, ऐसा ट्रंप का मानना है। यही ट्रंप का तरीका है। और इस नज़रिए से देखें तो अब ट्रंप के लिए जो दुनिया है वो एक सौदे का बाज़ार महज बनकर रह गई है। पर ट्रंप का तरीका सिर्फ सौदेबाजी वाला भी नहीं है, इसके अलावा भी उनकी पॉलिसीज़ से भारत को झटके लगे हैं। अब देखिए H-1B वीज़ा कई सालों से चल रहा था। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले भारतीय ही थे, भारतीय ही हैं। मागा को ये बात पसंद नहीं आई, उन्होंने ट्रंप पर दबाव बनाया। नतीजा आपने देखा कि H-1B वीज़ा पर $1 लाख की फ़ीस लगा दी गई है। इससे सबसे बड़ा नुकसान भारत को ही हुआ है। भारतीयों की एक जो सॉफ्ट पावर थी अमेरिका में, वो जो बन रही थी, उभर रही थी, पिछले कई वर्षों में बनी भी थी, लेकिन ट्रंप की इस पॉलिसी की वजह से अब इसका सत्यानाश हो चुका है। ट्रंप के आने से भारत की सॉफ्ट पावर को एक बड़ा झटका लगा है, ये बात हमें माननी होगी। इसके अलावा आप ट्रंप के तरीक़ेकार में, उनके काम करने के अंदाज में 4 मूल बातें पाएंगे: ताकत दिखाना, डर दिखाना, सौदेबाजी जो हमने बताई, और हेडलाइन बनाना, यानी मीडिया की चकाचौंध में बने रहना। इन मूल बातों के साथ दुनिया उनके टेबल पर टुकड़ों में रखी रहती है। पाकिस्तान के जनरल उनसे मिलने आते हैं और वो उन्हें ऐसा समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान तो बराबर हैं, शायद पाकिस्तान ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान वादा करता है कि गज़ा में अमेरिकी सेना के बदले में पाकिस्तानी सैनिक भेजेंगे। बलूचिस्तान में चीन के साथ आपको भी हम धंधा करने का मौका देंगे, खनिज संसाधन सौंपेंगे और बदले में ट्रंप परिवार को के बिज़नेस को सपोर्ट मिलेगा। ये ट्रंप का एक नज़रिया है। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ है। ट्रंप अपनी विदेश नीति को शतरंज की तरह खेलते हैं। अगला मोहरा पहले से तैयार होता है। अमेरिका नाइजीरिया में हस्तक्षेप करने की बात करता है, अटैक भी करता है, इस्लामिक टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए नहीं बल्कि ईसाई अल्पसंख्यक की रक्षा के नाम पर, ऐसा ट्रंप का क्लेम है। मतलब वो कहते हैं कि हम इस्लामिक टेररिज्म से लड़ रहे हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि वहाँ ईसाई अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ असल लक्ष्य क्या था, असल मकसद क्या था? अफ्रीका में फुट होल्ड बनाना, अपनी मौजूदगी दिखाना, ये बताना कि हम सिर्फ मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव नहीं जमा रहे हैं, अफ्रीका भी हमारे जहन में है। फिर आ जाइए वेनेजुएला पर। कब्ज़ा करने की बात ट्रंप कहते हैं। वहाँ पे प्रेसिडेंट मदुरो, उनकी पत्नी, उनका अपहरण किया हुआ है उन्होंने, और अब कह रहे हैं कि वहाँ से तेल निकालकर हम दुनिया को बेचेंगे। नव उपनिवेशवाद का एक उदाहरण हमको देखने को मिलता है यहाँ पे। ये सब हम ट्रंप के सौदेबाजी के उदाहरण दे रहे हैं, ध्यान देते जाएं आप। फिर आ जाएं यूरोप पर। सालों से यूरोप और अमेरिका दोस्त रहे हैं। यूरोप की रक्षा अमेरिका करता रहा है। नेटो की सबसे मजबूत जो सेना है वो अमेरिका की ही है। इसी की वजह से यूरोप रूस और चीन से सुरक्षित महसूस करता रहा है इतने सालों से। लेकिन जब अब एंड टाइम आया है, रूस यूक्रेन की जंग तेज़ हो गई है, यूरोप को डर है कि अगर यूक्रेन हार गया तो अगला नंबर उनका ही हो सकता है। तो ऐसे में अब ट्रंप कहते हैं कि अगर आपको सुरक्षित रहना है तो उसका रास्ता आप खुद ही तलाश लो। नेटो के बिल भरना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अमेरिका अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। और इस बीच वो असली लड़ाई की तैयारी करते हैं। असली लड़ाई
चीन के साथ लड़ाई, और यहीं से पूरा गेम चेंज हो जाता है। ट्रंप अच्छे से जानते हैं कि चीन ही अमेरिका को टक्कर देने की काबिलियत रखता है, और उनको डर है कि अगले 5 बरस में ऐसा हो भी सकता है। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे वीडियो में। शायद इसी वजह से ट्रंप एक नई चाल चल रहे हैं, चीन और अमेरिका के गठजोड़ की चाल, जिसे ग्रुप ऑफ 2 का नाम दिया जा रहा है, G2। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए एक सबसे बड़े नाइटमेयर की तरह साबित हो सकता है। अगर G2 बन गया तो भारत को दुनिया के पावर टेबल पर पीछे ढकेल दिया जाएगा। चीन भारत की सीमा पर पाकिस्तान को सपोर्ट देगा। श्रीलंका में उसने कितनी ही स्पाई शिप भेजे, आपने देखा ये बात। अब तो बांग्लादेश भी उसे दावत दे रहा है, चाइना को दावत दे रहा है कि आप बंगाल की खाड़ी आइए, वहाँ से हम धंधा करेंगे मिलकर। इसलिए अगर अमेरिका चीन का हाथ थाम ले तो भारत को अकेले ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी। स्ट्रेटेजिक अल्ट्रुइज्म वाली बात पुरानी हो गई है, बड़ा भारी भरकम टर्म है, लेकिन इसके जो मायने हैं बड़े आसान हैं। अमेरिका ये वाली स्ट्रेटेजी अपनाता है, भारत के संदर्भ में भी यही अपनाई जाती है। इसके मायने ये हैं कि आप किसी देश को इसलिए सपोर्ट करते हैं ताकि आपके मफाद यानी आपके फ़ायदे वहाँ पूरे हो पाएँ। हमने कुछ देर पहले जॉर्ज बुश, ओबामा, बाइडेन ने ट्रंप की पहले कार्यकाल का उदाहरण दिया था, जहां भारत को अमेरिका से दोस्ती का फ़ायदा मिल रहा था। तो वो सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा था। अमेरिका का एक ही मकसद था कि भारत इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को काउंटर करता रहे, इसलिए अमेरिका उसे मजबूत बना रहा था, भारत को मजबूत बना रहा था। लेकिन जैसा हमने बोला, इतिहास का पहिया घूम चुका है, ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है, वो आ चुके हैं और सब कुछ बदल चुका है। अब सवाल ये है कि भारत क्या करेगा? क्या वो ट्रंप को काउंटर कर सकता है, या ये पूरा गेम भारत को एक कोने में ढकेल देगा? इस वक्त भारत की रणनीति सिर्फ एक है, पेशेंस एंड सेल्फ रिलायंस। ना घबराना है, ना झुकना है, ना अमेरिका को पूरी तरह छोड़ना है, और ना ही रूस या चीन की गोद में जाकर बैठना है। भारत ने पहले ही बता दिया है कि हम तेल वहीं से लेंगे जहाँ से सस्ता मिलेगा, हथियार जहाँ से मिलेंगे हमें आसानी से, सस्ते दामों में, अच्छी क्वालिटी में, हम वहाँ से लेंगे। क्वाड हो, ब्रिक्स हो, हर मंच पर भारत अपनी जगह बनाए रखेगा। ट्रंप को जो चाहिए वो कुछ हद तक दिया जाएगा, लेकिन वो चीज़ें नहीं जिससे भारत की विदेश नीति का जो ढांचा है वो टूट जाए। वो ट्रंप की वो मांगें पूरी नहीं की जाएंगी। ट्रंप की दुनिया में दोस्ती और मोर्चाबंदी दोनों बहुत क्विक हैं, बहुत क्षणिक हैं। सुबह जिनके साथ हंसकर फ़ोटो खिंचवाई, शाम को उनके खिलाफ ट्वीट कर देना। ये तरीका अब भारत के लिए चुनौती बन चुका है। भारत को समझना होगा कि ट्रंप की राजनीति भावनाओं पर आधारित नहीं है, लेन देन पर आधारित है, ट्रेड पर, सौदेबाजी पर, धंधे पर। और लेन देन भी ऐसे सौदे नहीं जिसमें दोनों पक्ष बराबर हों। अगर ट्रंप की निगाह में भारत डेड इकॉनमी है तो ये सिर्फ आलोचना नहीं है। भारत को इस मसले को सिर्फ एक बयान से एड्रेस करना नहीं चाहिए, और ना ही वो कर सकता है। उसे एड्रेस करने के लिए हमें काबिल होना पड़ेगा। हमारे पास फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे हम अमेरिका से बात कर पाएँ, नेगोशिएट कर पाएँ, या उसकी सांस रोक लें। ऐसा कुछ हमारे पास फ़िलहाल नहीं है। हमें इस तरफ सोचना होगा, और ऐसा करने में हमें लगेगा वक्त, लंबा वक्त। तो तब तक हम ट्रंप को कैसे काउंटर कर सकते हैं? 3 तरीके हो सकते हैं इसके। पहला, अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाए रखना। दूसरा, रूस और इसराइल जैसे स्थायी साझेदार बनाना। फ्रांस को भी आप गिन सकते हैं इसमें। इन तीनों देशों से हमने पिछले कई सालों में खूब हथियार खरीदे हैं, और हथियार अभी भी खरीद रहे हैं। रूस अगर कुछ समय के लिए इस लिस्ट से निकाल भी दें प्रतिबंधों की वजह से अमेरिका के, तो इसराइल और फ्रांस तो 2 बड़े विकल्प के तौर पर उभर ही सकते हैं, और उभरे ही हैं हमारे लिए। और तीसरा तरीका है पाकिस्तान पर सख्ती और बाकी पड़ोसी देशों के साथ एक सॉफ्ट एज रुख रखना। सॉफ्ट एज वाली बात कितनी कामयाब हो पाई है अपने पड़ोसियों के संदर्भ में, इस पर कभी और चर्चा कर सकते हैं, और करेंगे हम। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ट्रंप के आने के बाद भारत को कई कसौटियों से गुजरना पड़ा है। हम कई रिश्तों के बारे में रीथिंक कर रहे हैं, फिर से विचार कर रहे हैं, शुरुआत से सोच रहे हैं कौन सी हैं ये कसौटियाँ। पहली कसौटी तो चीन ही है कि चीन के साथ भारत कभी दोस्त नहीं बन सकता। 1962 से लेकर डोकलाम और गलवान तक चीन भारत की सुरक्षा और विकास दोनों के लिए चुनौती रहा है। पर ट्रंप चीन से सुलह चाहते हैं, अस्थाई ही सही ना, लेकिन सुलह तो चाहते ही हैं। लेकिन अगर अमेरिका और चीन में डील हो जाती है, G2 वाली बात जो हम कह रहे थे, तो भारत की अनिवार्यता खत्म होने का खतरा है। यही कारण है कि भारत खुलकर अमेरिका की आलोचना नहीं कर रहा है, लेकिन चीन के कदमों पर सतर्क है।
आज भारत क्वाड का हिस्सा है लेकिन वो ब्रिक्स में भी है। भारत IPEF में है लेकिन SCO में भी है और रहना ही चाह रहा है पाकिस्तान के होने के बावजूद, क्योंकि हालात ऐसे हैं, ज़रूरत है तो हमें वहाँ रहना है। अब आप इसे दो नावों में पैर रखने जैसा मत समझिए। ये 4 दीवारों वाला एक कमरा है जिसमें भारत किसी भी एक दरवाजे पर खड़े नहीं रहता, ताकि अगर कोई दरवाज़ा बंद भी हो जाए तो भारत बाहर ना रह जाए, कमरे में एंट्री बंद ना हो उसकी। अब दूसरी कसौटी पर आ जाइए आप, वो है रशिया। रशिया भारत के लिए सिर्फ हथियारों का सप्लायर नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिक्स में एक बीमा की तरह है। अमेरिका से संबंध बिगड़े तो रूस का बैकअप सपोर्ट है ही, चाइना का नहीं है बाय द वे, है ना। चाइना के साथ रिश्ते अपने वैसे हैं नहीं। रशिया एक बैकअप सपोर्ट के लिए हमारे लिए हमेशा खड़ा रहा है, लेकिन अमेरिका रूस को दुश्मन मानते हुए चलता है, मानता है दुश्मन, और ये भी चाहता है कि भारत उससे दूरी बनाए। बाइडेन प्रशासन ने इस मामले में भारत की स्वायत्तता को समझा था कुछ हद तक, लेकिन ट्रंप नहीं मानते हैं। ट्रंप की दुनिया में जटिलताएं नहीं हैं, या तो तुम हमारे हो या उनके। भारत के लिए ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि रूस से तेल खरीदना उससे दोस्ती नहीं बल्कि अपनी खुद की ज़रूरत भी है। भारत सरकार कहते हैं कि हम सस्ता तेल अपने नागरिकों के लिए खरीद रहे हैं, पर ट्रंप को इससे मतलब ही नहीं है। उन्हें घोषणा चाहिए कि रूस बुरा है और भारत वो घोषणा करेगा नहीं। फिर तीसरी कसौटी पर आ जाइए, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अमेरिका की राजनीति का जो कोड है वो लंबे समय पहले ही तोड़ लिया था। कभी सोवियत यूनियन के खिलाफ बेच दिए, फिर अफगान जिहाद में मदद की, फिर आतंकवादी विरोधी पार्टनर बन गए सो कॉल्ड, फिर अमेरिका को धोखा देकर तालिबान को बचाया। ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मेज़बानी को लेकर खुद खुश हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान उनकी विदेश नीति को डिलीवर कर सकता है। गज़ा में सेना भेज रहा है, अपने घर में इन्वेस्टमेंट का स्पेस दे रहा है। अमेरिका और पाकिस्तान का करीब आना भारत के लिए समस्या खड़ी कर सकता है, क्योंकि ये जो नया गठजोड़ है वो साउथ एशिया में शक्ति के संतुलन को बिगाड़ देगा। चौथी कसौटी टेक्नोलॉजी और मिलिट्री का आधुनिकीकरण है ना। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश तकनीक का स्रोत है। भारत को फाइटर जेट्स चाहिए, इंजन चाहिए, या AI की तकनीक चाहिए, नई टेक्नोलॉजी चाहिए। सब ज़रूरत अमेरिका से पूरी हो सकती है, लेकिन अमेरिकी राजनीति में तो नया नैरेटिव चल रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी हम चाहते हैं जिससे दें, वो हमारी मर्जी है। ये नैरेटिव अब अमेरिका में चल रहा है। तो इतनी कसौटियों के बीच भारत की रणनीति क्या है? भारत सरकार ये समझती है कि ट्रंप स्थायी नहीं है, पर उनका जो असर है वो स्थायी हो सकता है। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। इसलिए भारत 3 ट्रैक पर काम कर रहा है। ट्रैक एक जो है वो तनाव को फ्लेयर अप होने से रोकना है, बढ़ने से रोकना है। दूसरा ट्रैक है कि ट्रंप को बहुत नहीं तो थोड़ा ईगो मसाज देना है, ट्रेड में सिंबॉलिक रियायतें देना है। और ट्रैक 3 है कि जियोपॉलिटिक्स में बैकअप बनाना, यूरोप के साथ रिश्ते मजबूत करना, जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ काम तेज़ करना, और गल्फ देशों के साथ निवेश और सुरक्षा साझेदारी बढ़ाना। भारत के लिए स्थिति गंभीर है और इससे बचने का एक ही रास्ता है, मल्टी अलाइनमेंट 2.0। ये रणनीति सिर्फ ना नेटो ना वॉर्सो वाली पुरानी गुटनिरपेक्षता नहीं है, ये सक्रिय संलग्नता है। हर शक्ति के साथ उतना ही जुड़ना है जितना भारत के हितों के लिए उपयोगी है। भारत इसे 2 तरीकों से लागू कर सकता है। पहला, चीन को संतुलित करना, युद्ध से नहीं बल्कि नेटवर्क से। नेटवर्क क्या? क्वाड प्लस अरब पार्टनरशिप प्लस EU ट्रेड, मतलब यूरोपियन यूनियन के साथ धंधा पानी, प्लस ईस्ट अफ्रीकन आउटरीच, मतलब ईस्ट अफ्रीकन देशों में अपनी आउटरीच बढ़ाना, या ये भी कह सकते हैं कि ग्लोबल साउथ में अपनी पहुंच और बढ़ाना। फिर दूसरा तरीका ये कि अपने पड़ोसी शांत रखना। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव। भारत इस समय इन जगहों पर संघर्ष नहीं चाहता है, क्योंकि ऐसा हुआ तो फिर कई सारे मोर्चे खुल जाएंगे और बैलेंस करने में हमें दिक्कत आएगी। यही वजह है कि भारत बांग्लादेश में अमेरिकी बेस के प्रस्तावों को बारीकी से देख रहा है, लेकिन इस पर किसी तरह का कोई बयान नहीं दे रहा है। तो अब तक भारत ने जो किया उससे समझ आ रहा है कि भारत अमेरिका को काउंटर नहीं करेगा, भारत अमेरिका को रीबैलेंस करेगा, और यही सबसे समझदार रास्ता है। ट्रंप को ये समझना है कि भारत उन पर निर्भर नहीं है, पर उनसे दूरी बनाना भी उसे महंगा पड़ेगा। ये संदेश जितना नाजुक है उतना ही असरदार है। भारत इस संदेश को धीरे धीरे भेज रहा है,
बिना धमकी, बिना शोर। और इसकी पहली परत है यूरोप। भारत जानता है कि ट्रंप नेटो को नापसंद करते हैं और अमेरिकी सुरक्षा खर्च कम करना चाहते हैं। यूरोप अपनी सुरक्षा को लेकर बेचैन है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड, इन देशों को भरोसेमंद साझेदार चाहिए और अमेरिका हमेशा वहाँ नहीं हो सकता। भारत के लिए ये मौका है। फ्रांस पहले से ही भारत को तकनीकी सहयोग और हथियारों का स्रोत दे रहा है, हथियार सप्लाई कर रहा है। जर्मनी चिप्स और मशीनरी में भारत के साथ खड़े होने के लिए तैयार है। डील्स की बात चल रही है अंदर खाने। इटली G20 के बाद एक नए ढांचे में भागीदारी बनाना चाहता है और यूरोपियन यूनियन को एक नया सप्लाई चेन सेंटर चाहिए जो चीन ना हो। ऐसे में विकल्प भारत का ही एक बड़ा बाजार है भारत। फिर अफ्रीका भी इस पूरे खेल में एक अहम मोहरा साबित होने वाला है। ये नाम सुनकर अक्सर लोग हंसते हैं कि अफ्रीका क्या करेगा, लेकिन यही जगह आगे आने वाले 50 साल में जनसंख्या के मामले में या खनिज संपदा के मामले में और नए मार्केट्स के मामले में उभरने वाली है। इसलिए चीन ने पिछले 20 साल वहाँ सड़कें और बंदरगाह बनाए हैं, लेकिन भारत भी यहाँ धीरे धीरे अपनी चालें चल रहा है और इन्वेस्टमेंट कर रहा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से लेकर केन्या, तंजानिया तक भारत ने वहाँ के टेक में, हेल्थ में, एजुकेशन में, इन सब क्षेत्रों में इन्वेस्ट किया है और हमें यहाँ और तेज़ी से मुखरता से आने की ज़रूरत है। भारत अब खुद को अमेरिका, चाइना, रशिया, यूरोप या खाड़ी के देशों के में नहीं बांध रहा है। वो पूरी दुनिया को अपने चारों ओर मैप कर रहा है ताकि ट्रंप के रूप में आई इस नई मुसीबत से फौरी तौर पर निकला जा सके। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, शायद इंतज़ार करना पड़े, लेकिन इतिहास अंततः उन्हें चुनता है जो घबराते नहीं हैं, इंतज़ार करते हैं और अपनी बारी आने पर पूरी ताकत से आगे बढ़ते हैं। भारत उसी बारी के इंतज़ार में है। आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड की थी हमारे साथी सर्वेश ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबर गाँव।